गुड मॉर्निंग। बैठो। कहाँ तक हो गया था? मेटाफेज चल रही थी। हम्म। कहाँ तक बता दिया था मेटाफेज में? हम्म। मेटाफेज में हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम और मेटाफेजिक प्लेट बता रहे थे कि मेटाफेज के क्रोमोसोम एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और मेटाफेज में एक और काम जो कि प्रोफेज में शुरू हुआ था वो यहाँ आकर पूरा होता है। सेंट्रियोल का विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना। प्रोफेज में दोनों सेंट्रियोल अलग अलग अपोजिट पोल पर चलना शुरू करते हैं। मेटाफेज में आके वो पहुंच जाते हैं। अब दो विपरीत ध्रुवों पर दोनों सेंट्रियोल पहुंच गए। सेंट्रियोल के साथ साथ उनके चारों ओर क्या होती है? क्या बताया था? एस्टर रेज। ठीक है। और अब एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक लंबे लंबे स्पिंडल तंतु बन जाते। अब इन स्पिंडल तंतुओं में कुछ स्पिंडल तंतु गुणसूत्रों से जाके जुड़ते हैं और कुछ जुड़ते ही नहीं है, वो एक से दूसरे पोल तक लगातार हो। कुल मिलाकर हमें यहाँ तीन तरह के स्पिंडल मिलेंगे, जिसमें से दो तो यहाँ दिखाई देंगे, एक बाद में दिखाई देगा। तो स्पिंडल भी बनना यहाँ पर, जैसे ही दोनों अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल पहुंच जाते हैं और लंबे लंबे अच्छे से स्पिंडल बन जाते हैं और प्लेट बन जाती है, तो यहाँ मेटाफेज समाप्त मानी जाती है। तो प्लेट बनना एक काम हो गया। अच्छा, प्लेट जब बनती है तब भी इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्लेट पर जैसे गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, तो उसमें भी जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर होता है वो मध्य रेखा पर होता है। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे इसको। तो एक तो सेंट्रियोल और स्पिंडल की बात ध्यान रखिएगा कि दोनों सेंट्रियोल, दोनों तारक केंद्र, दोनों सेंट्रियोल अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं और पूरी सेल में लंबे लंबे स्पिंडल तंतु बन जाते हैं, स्पिंडल तंतु बन जाते हैं। स्पिंडल तंतु तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन तरह के स्पिंडल हैं। पहला होता है इसमें सतत, या इसे इंटरपोलर भी कहते हैं। सतत और इंटरपोलर स्पिंडल। दूसरा असतत या क्रोमोसोमल स्पिंडल। और तीसरे होते हैं इंटरजोनल स्पिंडल। इस तरह से तीन प्रकार के स्पिंडल तंतु नजर आए। इंटरपोलर, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। तो तीन तरह के स्पिंडल हैं।
तो दोनों सेंट्रियोल अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और स्पिंडल तंतु बनते हैं। इसको जरा डायग्राम से देखा जाए, मेटाफेज अवस्था का एक डायग्राम कोशिका का बना सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर आकर जमा होते हैं। इस तरह से ये डायड गुण क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए हमने 3 आकर ये गुणसूत्र जड़ में, तो ये तो होती है मेटाफेजिक प्लेट। इसको तो क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य रेखा पर वास्तव में गुणसूत्र का कौन सा भाग, अगर हम देखें तो मध्य रेखा पर क्या आ रहा है, सेंट्रियोल। ये जो क्रोमेटिड है ये तो दोनों तरफ है। ये एक अंतर ध्यान रखना, माइटोसिस और मियोसिस में काम आएगा। माइटोसिस की जब प्लेट बनती है तो हमेशा सेंट्रोमियर जो होता है वो मध्य रेखा पर, क्रोमेटिड दोनों ओर होते हैं। अब अगर यहाँ बीच की लाइन बनाएंगे तो ये ऐसी तो बनेगी, ठीक है। लेकिन जब मियोसिस पढ़ेंगे तो उल्टा होगा, तो वो मियोसिस के समय बताएंगे। मेटाफिजिक प्लेट बनती है, इसमें भी ध्यान रखना कि मध्य रेखा पर गुणसूत्र के सेंट्रोमियर होते हैं, वह क्रोमेटिड मध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं। क्रोमेटिड मध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं और बिल्कुल बीच की लाइन पर सेंट्रोमियर रहेगा। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है और सेंट्रियोल एक अलग कोशिकांग है। अब सेंट्रियोल ये दोनों यहाँ विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, तो ये एक सेंट्रियोल इधर आ गया, एक इधर आ गया। इन दोनों सेंट्रियोल से तारक किरणें निकल रही हैं। अब इनसे देखिए स्पिंडल तंतु बनेंगे, तो कुछ स्पिंडल तंतु तो जाके गुणसूत्र की काइनेटोकोर प्लेट पर जाकर जुड़ेंगे। इधर से भी ये स्पिंडल ऐसे, दोनों तरफ के स्पिंडल, प्रत्येक गुणसूत्र दोनों तरफ के स्पिंडल से जाके जुड़े। लेकिन कुछ गुणसूत्र कुछ स्पिंडल ऐसे भी हैं जो लगातार सतत चलते हैं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, किसी गुणसूत्र से नहीं जुड़ते। तो ये 2 तरह के स्पिंडल हमें यहां दिखाई देंगे ऐसे। तो ये वाले जो होंगे, जो हमने लाल कलर से बना रखे हैं, ये तो कौन से हो गए, ये तो कहलाते हैं सतत या इंटरपोलर स्पिंडल। एक पोल से दूसरे पोल तक पाए जाते हैं। गुणसूत्र से नहीं जुड़ते, ये स्पिंडल कभी भी गुणसूत्र से नहीं जुड़ेंगे और गुणसूत्रीय गति में मदद नहीं करते। इनका कोई विशेष काम नहीं है, ये एक पोल से दूसरे पोल तक फैले रहते हैं, किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ेंगे और न ही किसी गुणसूत्रीय गति में मदद करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक पोल से दूसरे पोल का मतलब हम इसको कह सकते हैं सेंट्रियोल से सेंट्रियोल। ये किसके मध्य पाए जा रहे हैं, इंटरपोलर जो है ये तारक केंद्र सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल।
एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल। अब ये जो पीले रंग से बनाए हैं ये है असतत या क्रोमोसोमल स्पिंडल। असतत या क्रोमोसोमल स्पिंडल ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका बड़ा काम रहता है। यहाँ क्रोमोसोमल स्पिंडल जो है ये एक पोल से गुणसूत्र के सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर प्लेट, स्पिंडल कहां जाके जुड़ता है? सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर प्लेट, सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर प्लेट तक पाए जाते हैं और ये गुणसूत्रीय गति में मदद करते हैं। तो ये क्रोमोसोम को आगे खींच के ले जाने में मदद करे। तो सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर प्लेट तक ये पाए जाते। तो देखो इसको क्या लिखा था अपन ने? सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल। तो इसको क्या लिखें? ये क्या रहेगा? सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर। सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। ये देखो कहां से जा रहा है? सेंट्रियोल से लेकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक। ये सेंट्रियोल से सेंट्रियोल तक है। तो दो तरह के स्पिंडल तो यहां दिखाई, क्योंकि ये गुणसूत्रों से जुड़ते हैं तो इनकी संख्या सीमित रहेगी। क्रोमोसोमल स्पिंडल की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? अरे सिंपल सी बात है, जितने गुणसूत्र होंगे। मान लो मैंने यहाँ 3 गुणसूत्र बनाए तो 3 ही है। एक ध्रुव से भी 3 और इधर से भी 3। मेटाफेज में ध्यान रखना, सॉरी माइटोसिस में ध्यान रखना, प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ओर के स्पिंडल से जुड़ता है, दोनों ओर के क्रोमोसोमल स्पिंडल से। इधर वाले से भी जुड़ेगा, इधर वाले से भी जुड़ेगा। ये सब चीजें आपको मियोसिस में अंतर दिखाई देगा इन सब चीजों का। तो इस तरह से यहाँ 2 प्रकार के स्पिंडल दिख रहा है। एक तीसरा प्रकार और है इंटरजोनल। इंटरजोनल जो होता है ये बाद में दिखाई देता है, ये अभी नहीं दिखाई देगा। ये एनाफेज में दिखाई देता है। ये एनाफेज में दिखाई देगा। और इंटरजोनल जो होता है ये पाया जाता है सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर मिलेगा। इंटरजोनल 2 गुणसूत्रों के बीच में पाया जाता है। अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे अगली अवस्था आएगी एनाफेज। तब क्या होगा? ये जो दोनों क्रोमेटिड है ये अलग हो जाएंगे। ये अलग होंगे तो इनके बीच में भी बनेगा। तो इनके बीच में बनेगा तो ये 2 गुणसूत्रों के बीच में बना, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर। ठीक है। तो 3 तरह के स्पिंडल हो गए, सेंट्रियोल से सेंट्रियोल, फिर सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर, और फिर सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो असतत वाले हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल, इनमें एक ध्रुवता पाई जाती है। इनमें एक पोलरिटी, एक ध्रुवता पाई जाती है। इनका गुणसूत्र की तरफ वाला सिरा
प्लस एंड व सेंट्रियोल की तरफ वाला सिरा माइनस एंड कहलाता है। तो इनके अंदर एक पोलरिटी पाई जाती है, एक सिरा प्लस सिरा और एक सिरा माइनस सिरा की। ये आपको इन क्रोमोसोमल स्पिंडल में दिखाई। अब जो ये गुणसूत्र की तरफ लगा हुआ ये सिरा क्या है, इसका प्लस सिरा, इधर भी इधर भी। और जो सेंट्रियोल की तरफ है ये कौन सा है, माइनस सिरा है। तो एक एंड प्लस एंड, एक माइनस एंड, प्लस माइनस एंड होते हैं। तो इनमें एक पोलरिटी मिलती है, ध्रुवता मिलती है। तो ये सारी चीजें थी मेटाफेज की। मेटाफेजिक प्लेट बनती है, स्पिंडल तंतु पूरी तरह से बन जाते हैं, सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। दो तरह के स्पिंडल यहां पर दिखाई भी देंगे। इस ध्रुवता का मतलब क्या है, देखो प्लस और माइनस का। प्लस सिरा जो होता है ना, इधर हमेशा इसका निर्माण होता है। अच्छा एक चीज सब लोग ध्यान रख लेना, स्पिंडल तंतुओं का निर्माण सेंट्रियोल नहीं करता, समझ गए। अपने को ये नहीं सोचना है कि ये यहां से ये बना रहे हैं, ये बन के इधर से निकल रहे हैं, जो कई बार हमारे गलत एक अवधारणा हो जाती। जिन कोशिकाओं में स्पिंडल ये सेंट्रियोल नहीं होता उनमें भी तो स्पिंडल बनता है। यही पर्याप्त समझने के लिए कि सेंट्रियोल को बनाने में, स्पिंडल को बनाने में सेंट्रियोल नहीं चाहिए। हाँ ये क्या करता है, ये दोनों सेंट्रियोल इनको ढंग से व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं समझो पकड़ के खड़े हैं बस, समझ गए। निर्माण अपने आप होता है। हमने कहा था G2 अवस्था में हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बना के रखते हैं, याद है। वही ट्यूबुलिन प्रोटीन कोशिका द्रव्य में होता है और वही ट्यूबुलिन की इकाइयां जमा होकर के ये बनता है। बनने वाला सिरा कहलाता प्लस सिरा। मतलब ये जब बना ना तो इधर से यूं बनता हुआ आया, इसलिए ये सिरा क्या है, प्लस, और आके गुणसूत्र पर टच कर जाता है। और पीछे वाला जो सिरा है वो है विघटित होने वाला सिरा। तो प्लस सिरे की तरफ तो बना, तो ये पहले तो यूं बने और जाके गुणसूत्र से जुड़ गए। अब उसके बाद एनाफेज में क्या होगा आगे, ये जो माइनस सिरे ये यहां से विघटित होना शुरू होंगे। तो जब ये विघटित होंगे तो ये इधर की तरफ चलेंगे और ये सिरा इसका खत्म होता जाएगा। तो अपने आप जब ये इधर चलेंगे तो अपने साथ किसको लेके आएंगे, गुणसूत्र को लेके आएंगे। तो आगे हमें जो गुणसूत्री गति पढ़नी है उसमें यही चीज काम आती। तो प्लस सिरे की तरफ निर्माण होता है और माइनस सिरे की तरफ विघटन होता है। इस तरह से दो ध्रुवता पाई जाती। क्लियर यहां तक सबको। तीनों तरह के स्पिंडल ध्यान रखना, सतत, असतत और इंटरजोनल। इंटरजोनल अभी बताएंगे। एनाफेज में दिखाई देता है एक सेंट्रोमियर से दूसरे सेंट्रोमियर के बीच दो गुणसूत्रों के मध्य। चारों अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में से एनाफेज सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है। इसका आरंभ कहां से माना जाएगा, इसका आरंभ कोशिका में मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद से माना जाए। मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद से होता है। इसका आरंभ प्लेट बनने के बाद होता है। तो मेटाफेजिक प्लेट बन गई, स्पिंडल बन गए, अब एनाफेज शुरू होती। एनाफेज बहुत छोटी अवस्था है, गिने चुने यहां पर दो काम है, ठीक है। दो ही काम है मुख्य रूप से। पहला काम तो क्या, अब जैसे ये स्थिति बनी हुई है अभी, अब पहला काम क्या होगा, हर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है यहाँ, ये है ना। तो सभी गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर यहां से विभाजित हो जाए, ठीक है। सेंट्रोमियर का विभाजन होगा तो क्या होगा, जो डायड गुणसूत्र वो
अलग अलग हो जाएंगे दोनों क्रोमेटिड, एक डायड दो मोनाड में बदल जाए। समझ गए? तो मान लो यहाँ 3 गुणसूत्र जमा रखे, जब ये सब अलग हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। मतलब एनाफेज में हमें गुणसूत्र की संख्या डबल दिखाई दी। डीएनए की संख्या कब डबल हो गई थी? एस फेज में। और गुणसूत्र की संख्या कब डबल दिख रही है? एनाफेज में। याद रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। यही चीजें पूछी जाती है छोटी छोटी, क्लियर दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। डीएनए तो कब का ही डबल कर लिया, लेकिन एक एक गुणसूत्र में दो दो उठा के ला रहे हैं अपन। अब यहां इनको अलग करें। पहला काम होता है सेंट्रोमियर विभाजन, जिससे डायड जो है वो 2 मोनाड बन जाए। और जैसे ये थोड़ा सा दूर हुए, इनके बीच में एक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता। यही स्पिंडल कौन सा था? वो तीसरा वाला, इंटरजोनल। ठीक है। अब उसके बाद में होती है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है गुणसूत्री गति। अब इसके बाद क्या होगा कि इधर वाले गुणसूत्र अपने ध्रुव की तरफ, इधर वाले अपने ध्रुव की तरफ गति करना शुरू करते हैं। इसको एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। मैंने आपको कहा था गुणसूत्र 2 बार गति करते हैं। एक बार गति करी मेटाफेज में, तो जो इधर उधर बिखरे हुए थे ये सारे आके प्लेट पे जमा हो गए। अब गति हो रही है ध्रुवों की तरफ बड़ी व्यवस्थित, और प्रत्येक गुणसूत्र अपने निर्धारित पोल की तरफ गति करता है। ठीक है। गति कैसे करेगा? इसको दरअसल धक्का भी दिया जाता है और खींचा भी जाता है। जैसे ये अलग होंगे तो इनके बीच में भी स्पिंडल बन जाएगा। बीच वाले स्पिंडल को क्या नाम दिया? इंटरजोनल। ये इंटरजोनल स्पिंडल क्या करेगा? दोनों तरफ वृद्धि करता है। तो जब ये वृद्धि करेगा तो वो क्या कर रहा है? गुणसूत्रों को धक्का दे रहा है ध्रुवों की तरफ। तो ये तो धक्का देता, पुश करता है। और उधर ये वाले जो क्रोमोसोमल असतत हैं, मैंने क्या कहा था, ये यहां से विघटित होंगे, तो ये किधर जा रहे हैं? ऊपर। तो ये खींच रहे हैं। तो ये तो धक्का दे रहा है और ये खींच रहे हैं। इससे गुणसूत्र किधर जाते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर। समझ गए? गुणसूत्रीय गति पूर्ण रूप से स्पिंडल की मदद से होगी, लेकिन गुणसूत्र का डिवीजन, ये विभाजन स्पिंडल ने नहीं कराया। कई लोग यूं सोच लेते हैं कि साहब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इन्होंने इनको खींच के अलग कर दिया हो। खींचते जरूर हैं, अलग नहीं करते। अलग ही अपने आप होते हैं। पहले तो क्या होंगे? अलग होंगे, उसके बाद खींचने का काम शुरू हो। समझ गए? क्योंकि कई बार जब स्पिंडल नहीं बनता तब भी गुणसूत्र की संख्या डबल तो हो जाती। याद करो कोल्चिसिन। कोल्चिसिन उपचार से हम कहते हैं सब पॉलीप्लोइडी आ जाती, गुणसूत्र डबल हो गए। अब एक बात बताओ, अगर कोल्चिसिन डाला तो ये स्पिंडल तो कुछ भी नहीं बनेगा, स्पिंडल बनता ही नहीं है। हाँ, क्रोमोसोम तो मध्य पट्टिका में आ जाते हैं, लेकिन स्पिंडल बनता ही नहीं है, तो काम यही रुक जाता है। अब आप सोचो, अगर क्रोमोसोम का विभाजन नहीं हुआ होता तो डबल कैसे हो जाएगी? अगर ये आके जमा हो गए, 3 के 3 ही रहेंगे तो संख्या डबल हुई क्या? 3 के 6 हो गए, लेकिन अब ले जाने वाला स्पिंडल नहीं है तो रुक गया काम, तो 6 रह जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड हो जाता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो स्पिंडल का काम ले जाने का है, गति करवाना। बट सेंट्रोमियर विभाजन जो होता है, गुणसूत्र का जो विभाजन है, वो अपने आप, वो उसका तरीका अलग है, उसमें स्पिंडल का कोई काम नहीं। और जब ये गति करते हुए दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, एनाफेज समाप्त हो जाती। एनाफेज में और कोई विशेष काम नहीं। गुणसूत्र को उठा के ले जाना, खींच करके ले जाना, ये एक बड़ा सक्रिय कार्य है जिसमें बहुत ऊर्जा लगती। ऐसा बताया गया कि एक गुणसूत्र को मध्य से ध्रुव तक ले जाने में करीब 30 एटीपी लगते हैं। ठीक है। तो हर गुणसूत्र को खींच के ले जाने में ऊर्जा लग रही, करीब करीब लगभग 30 से 35 एटीपी लग जाते हैं। समझ गए? तो एनाफेज के यही सारे कार्य रहेंगे। इसका आरंभ होता प्लेट बनने के बाद, सबसे छोटी अवस्था। अब इसमें क्या होगा? इसमें सर्वप्रथम क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, जिससे एक डायड क्रोमोसोम दो मोनाड क्रोमोसोम में विभाजित हो जाते हैं। 2 मोनाड क्रोमोसोम में विभाजित
हो जाते हैं। जैसा अगर डायग्राम यहां देखा जाए तो ये इस तरह से और ये स्पिंडल तंतु जुड़ा हुआ है इससे। अब ये विभाजन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये सेंट्रोमेर डिवीजन हो गया। ये तो क्या है, डायड। और ये क्या आ गए, ये अब दो गुणसूत्र हो गए मोनाड। एक डायड दो मोनाड में बदल गया। इसके बीच में यहां भी एक स्पिंडल बनेगा और इसी स्पिंडल को क्या कहेंगे, इंटरजोनल स्पिंडल। इस अवस्था में सेल में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, संख्या डबल हो जाती है। दोनों मोनाड क्रोमोसोम के मध्य इंटरजोनल स्पिंडल बनता है। क्रोमोसोमल स्पिंडल व इंटरजोनल स्पिंडल की मदद से सभी गुणसूत्र अपनी अपनी तरफ के पोल की तरफ गति करना आरंभ करते हैं। इसे एनाफेजिक गति कहते हैं। कि दोनों स्पिंडल की मदद से अब गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की तरफ गति करना शुरू करते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। यहाँ पर इंटरजोनल स्पिंडल क्रोमोसोम को धक्का देता है और क्रोमोसोमल स्पिंडल
क्रोमोसोम को पोल की तरफ खींचते हैं। तो इंटरजोनल स्पिंडल धक्का देते हैं और क्रोमोसोमल स्पिंडल क्रोमोसोम को ध्रुवों की तरफ खींचते हैं, इससे गति होती है। यह एक सक्रिय कार्य है और इसमें करीब 30 एटीपी खर्च होते हैं। तो जैसे ही गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंचते हैं, एनाफेज समाप्त हो जाती है। ये एनाफेज की शुरुआत है, इसको कहते हैं अर्ली एनाफेज। इस दौरान देखिए जो प्लेट थी वहीं से ये अलग हुए और इनके बीच में ये क्या बन गए, इंटरजोनल स्पिंडल। बाकी सारे स्पिंडल, यहां आपको तीनों प्रकार के स्पिंडल दिख रहे हैं।
लेट एनाफेज में, एनाफेज की समाप्ति के दौरान गुणसूत्रों की और स्पिंडल की स्थिति इस तरह की दिखाई देगी। अगर ये डिप्लॉइड नंबर था गुणसूत्र का 2n नंबर, तो यहाँ क्रोमोसोम डबल हो गए। अब यहाँ 2n क्रोमोसोम ही इस तरफ जा रहे हैं और 2n क्रोमोसोम ही इधर की तरफ जा रहे हैं। ये क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, 2n इधर जाएंगे, 2n इधर जाएंगे। प्रोफेज एनाफेज के लेट तक जाएंगे तो ये क्रोमोसोम ऑलमोस्ट पोल तक पहुंचने वाले हो। अब स्पिंडल इनको खींच के ले जा रहे होते हैं, तो गुणसूत्र का केवल और केवल सेंट्रोमियर वाला भाग स्पिंडल से जुड़ा हुआ है। ये क्रोमेटिड की जो भुजाएं हैं ये तो स्वतंत्र है ना, तो जब ये इनको ले जा रहे हैं तो ये इस तरह से दोनों भुजाएं लटकती हुई जा रही, दिख रहा है। तो ऐसे में भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है और लंबाई के आधार पर हमें गुणसूत्र को विभिन्न शेप दिखाई दे। कोई हमें वी आकार का दिखेगा, कोई हमें एल आकार का दिखेगा, कोई जे शेप का दिखेगा, कोई आई शेप का दिखेगा। गुणसूत्र जब गति करते हैं तो इनकी विभिन्न आकृतियां नजर आती हैं और ये 4 प्रकार की हो सकती हैं और इससे हमें गुणसूत्र का प्रकार भी पहचान में आता है। अच्छा, भुजाओं की लंबाई कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर की स्थिति पर निर्भर करेगी। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो वो कौन सी आकृति बनाएगी, वी शेप बनाएगी। अगर मान लो एक भुजा थोड़ी छोटी और एक बड़ी है तो आकृति कैसी बनेगी, एल। अगर एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी बहुत बड़ी है तो जे। और मान लीजिए कि सेंट्रोमियर तो बिल्कुल एक ही किनारे पे लगा हुआ है तो वो सीधा का सीधा ही जाएगा गुणसूत्र। तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां किस अवस्था में दिखाई देती हैं। एक्चुअली ये 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक क्रोमोसोम तो होता है मेटासेंट्रिक, ये चीज आपको क्रोमोसोम के साथ भी बताई जाएगी। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं इस तरह से, और दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो जब ये गति करेगा तो इसका आकृति अपने आप कैसी बनेगी, ये बनेगा वी शेप का। ये वी शेप का बनता है इस तरह से। फिर दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये आपको सेल में क्रोमोसोम न्यूक्लियस के साथ पढ़ोगे। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक भुजा होती थोड़ी छोटी और दूसरी थोड़ी लंबी होती है, ऐसे। तो ऐसे केस में अपने आप एक भुजा जो है छोटी और थोड़ी दूसरी वाली थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ये जाएगा ऐसे। तो ये बनता है एल शेप्ड।
ठीक है। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की एक भुजा बहुत छोटी हो जाती है, सॉरी गुणसूत्र की एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी भुजा काफी बड़ी होती है ऐसे। तो यहां पर जब ये गति करता है तो एक तरफ तो बहुत छोटा सा हिस्सा और दूसरी तरफ काफी लंबा हिस्सा दिखेगा, ऐसे जाएगा, तो ये हो जाता है जे शेप्ड। और चौथा प्रकार का जो गुणसूत्र है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसके अंदर एक ही भुजा रहती है और इस तरफ सेंट्रोमियर होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा सीधा ही ऐसे ही खींच के जाएगा। इसको बोला जाता है आई शेप्ड। एनाफेज के वक्त गुणसूत्रीय गति के दौरान हमें गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियां और क्रोमोसोम के प्रकार की भी पहचान होती है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के क्रोमोसोम हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। बिल्कुल मध्य में सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा एक तरफ है सब मेटासेंट्रिक, यहां बहुत ज्यादा एक तरफ तो ये एक्रोसेंट्रिक, और सेंट्रोमियर बिल्कुल टीलोमियर पर आ गया। गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? टीलोमियर, तो ये हो जाता है टीलोसेंट्रिक। तो ये तो खैर क्रोमोसोम पढ़ोगे वहां भी आपको बताए जाएंगे अलग अलग शेप, लेकिन इन शेप का दिखने का जो कार्य ये हमें दिखाई देते हैं एनाफेजिक गति के दौरान। और जैसे ही गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे उसके बाद शुरू होता है अंतिम अवस्था टीलोफेज। टीलोफेज में होने वाले कार्य कई बार प्रोफेज के विपरीत लगते हैं, इसलिए इसे रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। जो काम प्रोफेज में हुए थे उल्टा यहां होता है। अब जैसे प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन तंतु संकुचित होकर गुणसूत्र में बदलते हैं, तो यहां क्या होता है,
यहाँ आप गुणसूत्र वापस खुलने लगते हैं, इनका कुंडलन खुलने लगता है और ये वापस धीरे धीरे लंबे होकर के क्रोमेटिन तंतुओं में बदल जाए। तो यहाँ आप क्रोमोसोम से वापस क्या बनेंगे? क्रोमेटिन। फिर हमने देखा कि वहां पर स्पिंडल तंतु, एस्टर रेज, ये सब बनी थी। अब यहाँ एस्टर रेज, स्पिंडल तंतु कम होती जाती और खत्म हो जाती। वहां हमने देखा केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नष्ट हो गई, यहाँ केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली वापस बन जाती। तो जो मुख्य मुख्य कार्य प्रोफेज के थे उसका सारा उल्टा काम यहाँ, और कोशिका वापस अब किस ओर बढ़ रही है? अंतरावस्था की ओर। प्रोफेज में क्या हुआ था? इंटरफेज से आए थे, यहाँ वापस अब किधर जाएंगे? इंटरफेज और उसकी जीवन अवस्था की तरफ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ज्यादा काम नहीं है, प्रोफेज से उल्टे कार्य होते हैं टीलोफेज के अंदर। इसमें क्रोमोसोम विकुंडलित होने लगते हैं तथा पुनः क्रोमेटिन तंतु में बदलने लगते हैं। वापस क्रोमेटिन तंतु में बदलने लगे। एस्टर रेज व स्पिंडल तंतु कम होने लगते हैं व अंततः समाप्त हो जाते हैं। केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। तो टीलोफेज में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, प्रोफेज में जो कार्य हुआ उसका उल्टा काम होगा। क्रोमोसोम विकुंडलित होते हैं और पुनः क्रोमेटिन तंतुओं में बदल जाते हैं। एस्टरेज स्पिंडल तंतु कम होने लगेंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे, और साथ में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी पुनः बन जाती। तो अंत में एक कोशिका में दो न्यूक्लियस, दो केंद्रक दिखाई दे। यहाँ थोड़ी सी देर के लिए कोशिका द्विकेंद्रकीय दिखाई दी।
तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चार अवस्थाओं के साथ कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, चार भेष हैं जिनको हिंदी नाम याद रखना, वो हिंदी भी ध्यान रख लें। बट आजकल हिंदी में भी यही नाम चलते हैं, इसलिए तो इंग्लिश के तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अब देखिए, कैरियोकाइनेसिस के बाद माइटोसिस का दूसरा भाग शुरू होता है। माइटोसिस के हमने दो स्टेज बनाई थी, कैरियोकाइनेसिस एवं साइटोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस से केंद्रक विभाजित हुआ और अब कोशिका में एक की जगह दो केंद्रक हो गए। मेन भाग यही है, सिस्टमैटिक वे में जिस तरह से माइक्रोस्कोप में हमें चीजें दिखाई दी, हमने उसी अनुसार ये चार अवस्थाएं बांटी। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब यहां पर साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में मिलने वाले जितने भी कोशिकांग और जो भी संरचनाएं हैं, साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, जिससे अंततः दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस और दो पुत्री कोशिकाएं फाइनली तब बनेगी जब साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होगा। बट इसमें समस्या क्या है, इसमें होने वाले कार्य माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें इसकी आज तक भी पूरी क्रियाविधि ज्ञात नहीं है। साइटोकाइनेसिस जो है, इसके कार्य माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते हैं। अतः इसकी क्रियाविधि पूर्णतः ज्ञात नहीं है। किस तरह से सारे कोशिकांग आधे आधे बढ़ते हैं, ये हमें दिखता नहीं। एक्चुअली कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, झिल्लियां वहीं दिखाई देती, और हम सामान्य माइक्रोस्कोप में जहां विभाजन देखते हैं वहां हमें ये नहीं दिखाई देते हैं, कोशिकांग और विभिन्न झिल्लियां। तो हमें मालूम ही नहीं चलता कि कैसे कोशिकांग बांटे जाते हैं, कि जैसे मान लो 10 माइटोकॉन्ड्रिया तो 5-5 का बंटवारा हो रहा है, या जो भी चीजें हैं, ये कभी होता हुआ हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रॉन लेवल पर दिखाई देती चीजें जो सामान्यतः नहीं दिखती। तो इसका मैकेनिज्म हमें ज्ञात, इसकी विधियां पता है, बट क्रियाविधि ज्ञात नहीं। ये शुरू कब होता है, ऐसा भी नहीं है कि टेलोफेज खत्म होने के बाद शुरू होगा, हम पढ़ते इसके बाद है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा साइटोकाइनेसिस की चीजें कैरियोकाइनेसिस की समाप्ति के पहले ही चालू हो जाती, और एनाफेज के अंत में जब हमने वो पढ़ा कि गुणसूत्र गति आरंभ हुई और गुणसूत्रों ने मध्य रेखा छोड़ी, दोनों विपरीत ध्रुवों की तरफ जब चलना शुरू हुआ और जैसे मध्य रेखा खाली हुई, वहीं से शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। तो एनाफेज का अंत का भाग और टीलोफेज ये जब हो रहा होता है, तो उसी दौरान साथ साथ में क्या चलता है, साइटोकाइनेसिस, और जैसे टीलोफेज खत्म होता है थोड़ी सी देर में साइटोकाइनेसिस भी पूरा हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक के बाद एक नहीं होते, ये अतिव्यापित होती है दोनों चीज। तो साइटोकाइनेसिस जो है, इसका आरंभ लेट एनाफेज में होता है, तथा टीलोफेज की समाप्ति के कुछ समय बाद यह समाप्त हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का आरंभ लेट एनाफेज में होता है और टीलोफेज की समाप्ति के कुछ समय बाद यह समाप्त हो जाता है।
हमें अब तक कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस के दो तरीके पता चले हैं। कौन कौन से तरीके से होता है वो फिर भी मालूम चलता, बहुत अच्छे से क्रियाविधि नहीं पता है। यह दो विधियों से होता है। साइटोकाइनेसिस दो विधियों से होता है। एक है इसमें सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड, इसे कोशिकीय खांच विधि भी कहते हैं। और दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड, सेल फरो मेथड, कोशिकीय खांच विधि और कोशिकीय पट्ट विधि, ये दो तरीके हैं जिससे साइटोकाइनेसिस होता है। पहला मेथड लेते हैं इसमें, सेल फरो मेथड। देखिए, कोशिकीय खांच विधि, सेल फरो मेथड, इसमें कोशिका में एक खांच बनेगी और ये केवल उन्हीं कोशिकाओं में संभव है जिनके चारों ओर कोई कठोर आवरण ना हो। कठोर आवरण के रूप में यहाँ क्या होता है हमेशा, सेल वॉल। तो जिनके चारों ओर किसी तरह की कोई कोशिका भित्ति, सेल वॉल जैसा कठोर आवरण नहीं है, केवल कोशिका झिल्ली है, वहां ये विधि काम आती। अर्थात ये विधि किसके लिए काम आएगी, एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं के, क्योंकि वहां सेल वॉल नहीं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही गुणसूत्रों ने मध्य रेखा छोड़ी और वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले, तो वो तो मध्य रेखा छोड़ते वहां खाली हो गई जगह। तो अब यहाँ कोशिका में क्या होता है, कई सारे बचे कुचे जो स्पिंडल तंतु हैं, ठीक है, वह कुछ और सूक्ष्म तंतु, ये सब इकट्ठे होकर के बिल्कुल कोशिका के केंद्र में एक सघन संरचना बना देते। इसे मध्य का है मिड बॉडी कहते, ठीक है। वहीं साथ साथ में क्या होता है, जहां वो मध्य रेखा है इक्वेटर, तो बीच में तो क्या बन रही, मिड बॉडी, ये इकट्ठे हो गए वहां। और वहीं साइड में कोशिका झिल्ली के बिल्कुल बाहर की तरफ आएंगे तो कोशिका झिल्ली के नीचे कई सारे सूक्ष्म तंतु जमा होते हैं पूरे राउंड में। ये 3D में चलती चीजें, सेल इस तरह से गुब्बारे की तरह है, समझ गए। तो मध्य में तो क्या बनी, एक मिड बॉडी, और चारों तरफ कोशिका भित्ति के, कोशिका झिल्ली के नीचे क्या बन रही है, सूक्ष्म तंतुओं की एक वलय, जिसको हम संकुचनशील रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कहते हैं। फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग वो मध्य मिड बॉडी जो होती है उससे जुड़ी रहती है, और ये संकुचित होती है। तो जब ये अंदर संकुचित होती है तो ये कोशिका झिल्ली को भी अपने अंदर साथ साथ लेके जाती। तो आपको कोशिका के बीच में अंदर की तरफ एक खांच बनती हुई दिखेगी। जैसे जैसे ये संकुचित होंगी वैसे वैसे एक खांच गहरी होती जाए। जैसे अगर आप एक गुब्बारा लें और बीच में से उसको दबाते जाएं, ठीक है, तो वो दो हिस्सों में बढ़ता जाएगा, वो खांच गहरी होती जाएगी और कोशिका दो हिस्सों में अलग होती जाएगी, और बाद में बिल्कुल दो हिस्से टूट के अलग हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली लचीली होती है, तरल मोजेक होती है, तो ये चीज संभव है। और खांच गहरी होती जाएगी और बाद में दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मिड बॉडी बनती है और वही संकुचनशील रिंग से सारा काम। इसको, ये जंतुओं में होता है, इसको सेल फरो मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मेथड डायग्राम से भी समझेंगे। सेल फरो मेथड में
एनाफेज में जब गुणसूत्रीय गति आरंभ होती है वह गुणसूत्र मध्य रेखा छोड़ देते हैं, तब कोशिका के मध्य में कुछ स्पिंडल तंतु व सूक्ष्म तंतु जमा होते हैं और एक मिड बॉडी मध्यकाय बनाते हैं, मिड बॉडी बनती।
देखिए ये जो है ये सारे सूक्ष्म तंतुओं का जमाव है। जो कोशिका झिल्ली के नीचे से लेकर मिड बॉडी तक रहता है, और ये जो होती है ये मिड बॉडी है। तो जैसे ही लेट एनाफेज में जैसे गुणसूत्र तो अभी गति कर ही रहे हैं, उसी दौरान बीच में ये जमा होता है। अब ये जो है ये इस तरह से इस दिशा में मिड बॉडी की तरफ संकुचित होते हैं। ये इधर संकुचित होंगे, तो जब ये इधर संकुचित होंगे तो बीच में अपने आप क्या बनेगा, खांच बनेगी। तो इस वजह से हमें यहाँ कोशिका झिल्ली के अंदर खांच बनती हुई दिखाई देगी। इस तरह से, और इधर जो है समानांतर रूप से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये खांच और गहरी होती जाती है। और इधर टीलोफेज चल रहा होता है। और ये फाइनली दो पुत्री कोशिकाओं में अलग हो जाए। तो कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म तंतुओं का जमाव होता है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती। ये तो अपन बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए अपने को पूरा 3D में नहीं दिख रहा, नहीं तो ये पूरी रिंग है एक तरह से। ये रिंग बनती है, और जब ये रिंग मिड बॉडी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती तो खांच बनती। ये पहला मेथड था सेल फरो मेथड।
इसके बाद दूसरा मेथड है सेल प्लेट मेथड। सेल फरो मेथड से ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अब यहां अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरफ हुआ, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? बाहर से अंदर, तो यहां पर साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपीटल का है या सेंट्रीफ्यूगल? सुना है सर? केंद्र की ओर या केंद्र केंद्र से दूर? केंद्र की ओर जाना कहलाता है सेंट्रीपीटल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पता ही नहीं। सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल दो होते हैं ना वो सब। ध्यान रखो इस सेल फरो मेथड में, इसमें साइटोकाइनेसिस की दिशा सेंट्रीपीटल बाहर से अंदर की ओर सेंट्रीपीटल होती है। अब सेल प्लेट मेथड उन कोशिकाओं में होगा जिनके चारों ओर सेल वॉल जैसा कठोर आवरण पाया जाए। वो ये एनिमल सेल का मेथड था। अब आएगा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में काम आता है कोशिकीय पट विधि, सेल प्लेट मेथड। तो यहां पर अपन इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ नहीं ला पाएंगे क्योंकि कोशिका भित्ति काफी कठोर रहती है, वो नहीं हिलेगी अपनी जगह से। अब शुरुआत यहां भी कैसे, एनाफेज में वही मध्य से ही होगा जब गुणसूत्री गति होगी और गुणसूत्र मध्य रेखा छोड़ देंगे। वहीं से सेल प्लेट मेथड भी शुरू होता है, तब कोशिका के मध्य में। अब वहां हमने क्या देखा था, मिड बॉडी बनी थी ये सूक्ष्म नलिकाओं और सूक्ष्म तंतुओं से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पर ईआर और गोल्जी बॉडी, दो जो कोशिकांग हैं, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के पदार्थ बनाते हैं, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज सारा। तो ईआर और गोल्जी बॉडी की थैलेनुमा संरचनाएं, वेसिकल्स, इनमें भित्तीय पदार्थ आता है और ये आकर के जमा होते हैं बिल्कुल बीच में। तो एक छोटी सी प्लेटफॉर्म जैसा एक छोटा सा संरचना बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब यहाँ मिड बॉडी नहीं बनेगी, यहाँ क्या बनेगा, फ्रेगमोप्लास्ट। तो यहाँ पर सेल के मध्य में भित्तीय पदार्थों युक्त ईआर व गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब थैलेनुमा संरचना है, वेसिकल्स जमा होते हैं व सघन संरचना बनाते हैं, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो सेल प्लेट मेथड में मिड बॉडी नहीं, फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। ईआर और गोल्जी बॉडी के भित्तीय पदार्थों युक्त वेसिकल्स जमा होते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट बनता है।
इसमें डायरेक्शन उल्टा चलता है। इसमें मध्य में ईआर और गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स आकर जमा होंगे और एक फ्रेगमोप्लास्ट इकाई बनेगी, और ये फ्रेगमोप्लास्ट इकाई जो है इसमें और चीजें जमा होंगी तो एक प्लेट जैसी हो जाती है, इसे सेल प्लेट कहते हैं। फिर प्लेट और बड़ी होती रहती है और अंततः ये दोनों तरफ जाकर के टच हो जाती है, तो एक सेल से दो सेल्स बन जाती। ये इस तरह से बीचों बीच में एक जमाव, इसे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। इस तरह से साइटोकाइनेसिस यहाँ जो होता है, पहले एक छोटी से स्ट्रक्चर बना जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, थोड़ा और जमाव पर ये बड़ा बनता है तो उसको सेल प्लेट कहते हैं। ये प्लेट और बढ़ती जाती है, अपना को लग रहा है ये दोनों तरफ बढ़ रही है, ये दो तरफ नहीं है, पूरा 3D में देखो इसको, तो ये सब तरफ बढ़ती है इस तरह से, और फिर जाकर के ये यहाँ टच हो जाती है मेम्ब्रेन पर, तो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती। ये तरीका साइटोकाइनेसिस का, इसकी दिशा यहाँ क्या हो जाएगी, ये अंदर से बाहर हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगी, अंदर से बाहर की ओर। तो सेल प्लेट मेथड और सेल फरो मेथड दो तरीके हैं साइटोकाइनेसिस के। तो ये आपका कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस यानी कि माइटोसिस का पूरा पार्ट हो जाता है, सारी स्टेप्स और किस स्टेप्स में क्या क्या काम था। अगली क्लास में इसके बाद मियोसिस शुरू करेंगे, ठीक है।